तो ये था प्रोकैरियोटिक। मैं बता चुका हूं प्रोकैरियोटिक में क्या क्या मिलेगा। देखो इसमें कोशिका भित्ति हो सकता है, अगर वो शैवाल है, शैवाल मतलब पादप में आ जाता है, क्लियर है, तो उसमें साइनोबैक्टीरिया भी रहता है। तो पादप वाले में जाओगे तो इसमें एक लेयर ऊपर में क्या मिलेगा आपको, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के अंदर में क्या मिलता है, झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका भित्ति इसका मतलब झिल्ली नहीं है ऐसा मत बोलना। जैसे अंडा खाते हैं उनको पता है, अंडा छिलेंगे तो उसके अंदर में एक पतली झिल्ली भी रहता है, उसके अंदर में मटेरियल रहता है। आया समझ में? तो कोशिका भित्ति तो ठोस हो गया, उसके अंदर में झिल्ली, उसके अंदर में क्या मिलेगा आपको, जेनेटिक जो द्रव्य है वो पहले मिलेगा। द्रव्य मतलब कोशिका द्रव्य बोल सकते हो, क्लियर है। उसके बाद वहां क्या मिलेगा, जेनेटिक मटेरियल। ये चारों तो होना जरूरी है। क्या क्या बोला मैं, प्रोकैरियोटिक है, अविकसित है, फिर भी उसमें क्या होगा, अविकसित है मतलब बाउंड्री तो होना ही है। क्या होगा, बाउंड्री तो होना ही है। बाउंड्री मतलब कोशिका भित्ति, कुछ कुछ में कोशिका भित्ति नहीं होता है, बाकी कोशिका भित्ति रहता है, क्लियर है। उसके बाद क्या है, इसके अंदर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, झिल्ली, जिसको आप क्या बोलोगे, प्लाज्मा झिल्ली बोलते हो, ठीक है। उसके अंदर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, द्रव्य, जिसको आप क्या बोलते हो, कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य में क्या फैला होता है आपका, कोशिकांग। लेकिन इसमें ज्यादा कोशिकांग मिलेगा नहीं क्योंकि ये अविकसित है। लेकिन क्या मिलेगा, डीएनए, जिसको आप क्या बोलते हो, जेनेटिक मटेरियल। तो क्या हर कोशिका में जेनेटिक मटेरियल होता है, लगभग हर कोशिका में उसका क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल। हर कोशिका में उसका कोशिका द्रव्य होगा, हर कोशिका में क्या होगा, झिल्ली। ये तीनों तो कंपलसरी होगा ही। क्या होगा, ये तीनों, कोई भी सेल उठा लो आप, पादप उठा लो, जंतु उठा लो, कोई भी। कोशिका भित्ति कहाँ अलग हो जाता है आपका, पादप बस में रहता है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित है, कोशिका भित्ति, सेल वाल नहीं होता है। इतना बेसिक तो आपको सबको पता है। और अविकसित में क्या होता है, प्रो। प्रो का मतलब प्री, ठीक है, प्री मतलब पहले, किसके पहले, कैरियोटिक। कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक। तो अभी डीएनए बस दिख रहा होगा, देखो डीएनए पूरा फैला है, ये यहाँ क्या नहीं है, केंद्रक नहीं है। वही अगर यूकैरियोटिक में जाओगे क्या मिलेगा आपको, केंद्रक। तो मैं यहाँ लाया हूँ, इसको सीधा दिखाता हूँ आपको, कहाँ गया यार, देखो बड़ा नहीं हुआ है। दोनों में क्या क्या अंतर है आप देखो और समझो। सीधा लिखा हुआ देखोगे पढ़ोगे तो भूल जाओगे, आप इसको मन में बसाओ, ठीक है, मन में झपो इसको। तो क्या क्या दिख रहा है अब देखो, ये प्रोकैरियोटिक है और वो क्या है, यूकैरियोटिक, ठीक है। तो यहाँ क्या दिखेगा आपको, सबसे ऊपर वाला लेयर जो उसको क्या करता है, संरचना देता है। पहले सेल वाल क्या क्या कर सकता है, वाल है मतलब जैसे घर का स्ट्रक्चर बनाते हो तो वाल स्ट्रक्चर बनाता है, वैसे उसकी संरचना अगर फिक्स्ड है तो वो कौन बनाएगा, फिक्स्ड सेल वाल, कोशिका भित्ति। तो क्या कोशिका भित्ति है प्रोकैरियोटिक में, हाँ है। तो जंतु कोशिका में होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन यहां होगा, यूकैरियोटिक में होगा कोशिका भित्ति। लॉजिक लगाओ, यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति मिल सकता है क्या, मिल सकता है पादप में। यूकैरियोटिक का दो प्रकार है ना भाई, एक तो पादप है और एक क्या है, जंतु। जंतु में क्या नहीं मिलता है, कोशिका भित्ति, लेकिन कहाँ मिलेगा, पादप में मिलेगा कोशिका भित्ति, ये ठीक है। तो दोनों में क्या मिलता है आपका, कोशिका भित्ति। यही छोटा छोटा प्रश्न ही पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन। जैसे अंदर जाओगे ये दिख रहा है मोटा वाला, ये क्या है आपका, दूसरा लेयर क्या मिलेगा आपको, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली। क्या बोलेंगे इसको, प्लाज्मा झिल्ली। तो क्या दोनों में प्लाज्मा होना जरूरी है, हाँ दोनों में क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली। देखो इधर भी है और उधर भी लिखा है, क्लियर है। अब अंदर फिर गए तो ये देखो लिक्विड भरा है, क्या भरा है इसमें, लिक्विड, जिसको आप क्या बोलोगे, कोशिका द्रव्य। तो क्या इसमें भी द्रव्य भरा है, अगर द्रव्य नहीं भरा जाता तो पिचक जाता है, पूरा बॉडी ही पिचक जाता है आपका, क्योंकि 70% आपका पानी है। तो पानी मतलब पानी का अधिकांश मात्रा किसमें है, कोशिका द्रव्य के रूप में, क्लियर है। तो दोनों में रहेगा यार। अब फिर अंदर जाएंगे तो इसमें सीपीयू नहीं है, इसमें इसका सीपीयू गायब है क्योंकि ये विकसित नहीं हुआ है अभी। इसमें इसका सीपीयू दिखेगा, ये क्या है आपका, सीपीयू। इसको क्या बोलते हो आप, केंद्रक। यह है न्यूक्लियस, क्या ये, केंद्रक। तो केंद्रक केवल कहाँ पाया जाएगा,
यूकैरियोटिक, और यू का मतलब ही पहले ही बता दिया हूं, यू का मतलब होता है विकसित। तो विकसित को क्या बोलते हैं? यू, ग्रीक भाषा में। और प्रो मतलब क्या होता है? प्री। प्री मतलब अविकसित। इसके पहले है कैरियोटिक्स, मतलब क्या होता है? केंद्रक। यहाँ केंद्रक बना ही नहीं है, लेकिन यहाँ विकसित क्या मिलेगा आपको? केंद्रक मिलेगा। अब फिर से वही प्रश्न, जब केंद्रक मिलेगा तो केंद्रक को कवर किया हुआ उसका झिल्ली मिलेगा क्या? तो प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली पाया जाता है, सही बोल रहा हूं? क्यों भाई? केंद्रक ही नहीं है तो झिल्ली कहां से मिलेगा उसका? तो यहाँ केंद्रक है तो उसका झिल्ली भी मिलेगा। आया समझ में? तो केंद्रक में केंद्रक झिल्ली मिलेगा। क्या यहाँ केंद्रक का द्रव्य अलग से मिलेगा? नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें केंद्रक में अलग से द्रव्य भी मिलेगा। आया समझ में? तो केंद्रक का द्रव्य अलग रहता है, जिसको उसका केंद्रक झिल्ली क्या करके रखा है? अलग करके रखा है। लॉजिक है। अब देखोगे तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, दो द्रव्य हो गए, दो पदार्थ हुआ नहीं हुआ? यहाँ केवल क्या है? कोशिका द्रव्य। आगे समझ में? अब यहाँ ये कोशिका द्रव्य हो गया और ये क्या हो गया? केंद्रक द्रव्य। ये दोनों द्रव्य के मिलाओगे तो इसको बोलते हैं जीव द्रव्य। ये टोटल द्रव्य हो गया ना आपका, मतलब कोशिका के अंदर और कोई द्रव्य बचा ही नहीं। किसको किसको मिलाकर? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। अगर दोनों को मिलाओगे तो यही जीव का आधार बन जाता है। आपके बॉडी में जितना भी मटेरियल है उसका पूरा पूरा मटेरियल आ जाएगा अगर मैं कोशिका द्रव्य और किसको ले लूं? केंद्रक द्रव्य। पूरा कोशिका आ गया, मतलब यही है जीव द्रव्य। साइटोप्लाज्म नहीं, इसको प्रोटोप्लाज्म मिलेंगे, इसको साइटोप्लाज्म। क्लियर है? तो आप हिंदी में याद रखो, जीव द्रव्य मतलब जीव का आधार किसको बोला जाता है? कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य, दोनों को मिलाकर। आया समझ में? अब जो केंद्रिका है, इसमें अंदर में जाओगे, ये केंद्रक था, इसके अंदर में जाओगे तो एक और भाग मिलेगा जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। केंद्रिका क्या बोलेंगे? केंद्रिका। याद करो, यहीं से क्या बन रहा था? राइबोसोम बन रहा था। इसको हम लोग मंडे को देखेंगे, राइबोसोम कैसे क्या बनाता है प्रोटीन, उसका मैं पूरा दिखाऊंगा। तो राइबोसोम कहां से बना? यही न्यूक्लियस से। और यहां से निकलेगा वो, न्यूक्लियस से बन के बाहर निकलता है और कहां चिपक जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। याद आ रहा है? तो यहाँ चिपक जाता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और जहां चिपका, ये बिंदु बिंदु दिख रहा है सबको, ये जो चिपका है वो क्या बन जाता है? खुरदुरा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक रफ वाला और एक स्मूथ वाला, जहां राइबोसोम नहीं चिपकता है। सबको याद है ये? ठीक है। अब देखो ये क्या क्या बता दिया इसमें? केंद्रक, ठीक है, उसके अंदर में केंद्रिका। यहाँ क्रोमेटिन फैला था क्या? याद आ रहा है? ये देखो, नहीं लिखा है क्या इसमें? नहीं लिखा है। तो ये है क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन जब गुथता है तो क्या बनाता है वो? क्रोमोसोम। तो केंद्रक को अलग से मैं कब पढ़ाऊंगा? मंडे को। केंद्रक के अंदर हम लोग झांकेंगे। तो अगर सेल के अंदर में सबसे बड़ा कोशिकांग पूछा जाएगा तो कौन सा दिख रहा है आपको? अब देखो अच्छे से, सेल के अंदर में सबसे बड़ा कोशिकांग क्या हो सकता है? केंद्रक। एक ही होता है और बड़ा होता है, बाकी बहुत छोटा छोटा होता है, फैला हुआ है। देखोगे तो ये बहुत सारा दिख रहा है, ये बहुत सारा है गोल्जी का है। माइटोकॉन्ड्रिया तो बहुत सारा ही रहते हैं उसमें, एक नहीं रहता है, बहुत सारा रहते हैं। आया समझ में? तो ये छोटे छोटे बहुत सारा है, लेकिन केंद्रक एक ही है जो मैनेजमेंट संभाला है, तो राजा बड़ा है यहाँ का, केंद्रक। तो कोशिका में सबसे बड़ा अगर पूछ दे तो केंद्रक है। यहां तक आ गया समझ में? अब इसमें हम लोग देखें तो उसमें डीएनए तो मिल रहा था, जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर में है? केंद्रक के अंदर में, क्रोमोसोम के रूप में। क्लियर है? लेकिन यहाँ है क्या? नहीं है। यहाँ केंद्रक नहीं है, केंद्रिका नहीं है, केंद्रक द्रव्य नहीं है, तीनों क्या है? अनुपस्थित। अब बताओ, ये जो क्या है जेनेटिक मटेरियल है, ये लिपटा हुआ रहेगा क्या? सूत्र जैसा गुथा हुआ है कि नहीं है? तो क्या लगता है इसमें एक आध मिल जाएगा गुणसूत्र? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? गुणसूत्र मतलब एक ही डीएनए दिख रहा है, एक ही प्रकार का क्या मिलता है उसमें? गुणसूत्र, क्योंकि उसमें डेवलप्ड ही नहीं हुआ है। लेकिन यहां आओगे तो एक प्रकार का मिलेगा कि कितना प्रकार मिलता है? पढ़े हो बचपन में? 23 जोड़ा। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा गुणसूत्र मिलेगा। जोड़ा बोल दिया मतलब कितना हो गया? 46 गुणसूत्र मिलता है आपके किसमें? जंतु सेल में। आया समझ में? लेकिन वहां केवल क्या मिलेगा? एक ही। रटने की जरूरत नहीं है, एक ही है तो एक ही बार में लपटा रहेगा। क्लियर है? लेकिन यहाँ डीएनए कितना बार लपटा है आपका? 23 जोड़ा, मतलब 46 अलग अलग प्रकार से लपटा गया है। और वही 46 में से जो 46वां नंबर है वह डिसाइड करता है 45 और 46 लड़का होगा कि लड़की, आपको पढ़ाया जाएगा वो। ठीक है? समझ में आ गया? तो क्या क्या मिल गया अभी? केंद्रक तो नहीं मिला इधर। क्या राइबोसोम दोनों जगह मिला है? देखो, तो राइबोसोम दोनों जगह है, दोनों जगह राइबोसोम आपको मिलेगा। ये पूछा जाता है बहुत ज्यादा। ये छोटा राम है क्या? ये थोड़ा अविकसित है,
तो इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम मिलता है। मैं राइबोसोम पढ़ाऊंगा तो दिखाऊंगा। 70S का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग रहता है, इसका 10 जोड़ दो, इधर क्या मिलेगा आपको 80S। और थोड़ा सा ध्यान रखना कम वाला है 70 और 80 ऑप्शन में रहेगा ही, लेकिन कम वाला किस में रहेगा प्रो में, और ज्यादा वाला किस में रहेगा आपका यू में। आता है इतना समझ में। अब इसमें क्या है पूछी, क्या आपका पादप या जंतु कोशिका हम पूछी देखे थे, फ्लेजेला याद आ रहा है, कसाब। तो यहाँ फ्लेजेलम कहाँ मिलता है पूछा जाएगा तो प्रोकैरियोटिक के कुछ सेलों में। ऐसा नहीं है कि सब सेल में प्रोकैरियोटिक में मिलेगा, लेकिन हाँ ये एक कोशिकी है। अब एक कोशिकी है तो इसको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। अब आगे कैसे बढ़ेगा यार, तो इसके लिए उसका पूछी काम आता है, कल मैं इसको दिखाया था। क्लियर है। तो प्रोकैरियोटिक में एक चीज क्या मिल गया, ये पूछी। आया कि नहीं आया समझ में। तो आप एक काम करो, प्रोकैरियोटिक को याद रखो। अब प्रोकैरियोटिक को याद रखोगे तो उसका उल्टा क्या होगा यूकैरियोटिक। जैसे प्रोकैरियोटिक में क्या क्या मिल रहा है, कोशिका भित्ति मिल सकता है, सेल मेम्ब्रेन मिल सकता है, अंदर में कोशिका द्रव्य मिलेगा, डीएनए जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। क्लियर है। और उसके पीछू मिलेगा राइबोसोम मिलेगा। इतना तो बेसिक याद रहना चाहिए। आ गया समझ में। अच्छा इसमें बहुत बड़ा पानी का कोई जगह दिख रहा है, याद करो रिक्तिका, रिक्त स्थान ऐसा जिसमें पानी भरा हो, ऐसा कुछ है क्या इसमें। अरे कहाँ है, नहीं दिख रहा है इसमें। बुंदू बुंदू सब में क्या है आपका राइबोसोम। वैक्यूल्स रिक्तिका कहाँ नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, यहाँ पाया जाता है रिक्तिका। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। और क्लोरोप्लास्ट कोई भी बता देगा, क्लोरोप्लास्ट केवल कहाँ मिलता है पादप में, क्योंकि इनके पास नहीं होता है क्लोरोप्लास्ट। तो कुछ बैक्टीरिया जो खाना बनाते हैं स्वयं का, वो कैसे बनाते हैं, कुछ बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया क्या बनाते हैं खुद का खाना, तो कैसे बनाते होंगे, उनके पास तो क्लोरोफिल ही नहीं है। बिना क्लोरोफिल के बना सकता है क्या खाना, नहीं। तो कैसे बनाएगा वो, रासायनिक केमिकल प्रक्रिया से, रासायनिक प्रक्रिया से क्या बनाता है वो खाना। अगर वन कोशिकी जीव है तो, अगर वो क्या है स्वपोषी है तब। नॉर्मल बहुत सारे जो एक कोशिकी जीव है वो स्वपोषी नहीं है, बाहर से खाना ग्रहण करते हैं। इतना आता है क्या समझ में। अब आपके लिए एक नोट्स है, ये नोट्स मैंने बना दिया है, एक बार नोट्स पढ़ते हैं, कुछ छूटा है वो समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या बताया प्रोकैरियोटिक का, मैं इसको एकदम शॉर्ट में लिखा हूं ना, पुस्तक में जाओगे तो यही एक पेज भरा है पूरा, तो मैं जितना एकदम शॉर्ट में लिख सकूं आपको साए वो रिवीजन हो जाए। तो प्रो का मतलब क्या था पहले, कैरियन मतलब केंद्रक, तो केंद्रक के पहले वाला क्या है प्रोकैरियोटिक। यू मतलब सुविकसित, सुविकसित केंद्रक जहां मिलेगा उसको क्या बोलोगे यूकैरियोटिक। मतलब यहाँ कंट्रोल ज्यादा है, यहाँ कंट्रोल कम है। जटिल कौन होगा, बहुत सारा है यहाँ यार, पूरा प्रक्रम जटिल होगा। और यहाँ बहुत सरल सा बात है, तो सरल कौन है आपका प्रोकैरियोटिक। तो प्रो का प्री ऐसे करके याद रखोगे, प्रोप्री। बाकी ये इसके उल्टा, इसको क्या बोल सकते हो, सुविकसित नहीं है, अविकसित है, इसलिए क्या बोलोगे आदिम कोशिका, और वो क्या कहलाएगा सुविकसित कोशिका। फिर इसमें क्या नहीं मिलेगा, केंद्रक, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका सब क्या है अनुपस्थित है। यहाँ क्या है पूर्ण विकसित केंद्रक भी मिलेगा, केंद्रक को अलग करते हुए केंद्रक झिल्ली भी मिलेगा, उसके अंदर में केंद्रक द्रव्य भी मिलेगा, उसके अंदर में केंद्रिका भी मिलेगी। आ गया समझ में, कंप्लीटेड। कोशिका द्रव्य पूरा कोशिका में फैला होता है, पूरा कोशिका में फैला है, लेकिन क्या कोशिका द्रव्य पूरे कोशिका में फैला है क्या, नहीं। केंद्रक का अपना अलग सा द्रव्य है, जिसको आप क्या बोलोगे केंद्रक द्रव्य, और उसको कौन अलग करके रखा है केंद्रक झिल्ली। तो देखो कोशिका द्रव्य किसके किसके बीच में मिलेगा, यदि ये कोशिका है तो कोशिका द्रव्य यहां मिलेगा, ये केंद्रक के बाहर। तो कोशिका द्रव्य कहां मिला, केंद्रक और कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली है बाहर वाला, और केंद्रक इसके बीच में मिलेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ये प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में क्या मिलता है आपका कोशिका द्रव्य, क्योंकि केंद्रक के अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को मिला के क्या बोलते हैं जीव द्रव्य, जीव का द्रव्य हो गया, और यही जीव का आधार है। किसने बताया पुरकिंजे। तो द्रव्य जीव द्रव्य पूरक दे, आ गया समझ में, जीव द्रव्य का कर दे पूरक दे, पुरकिंजे ऐसे करके याद रखोगे। आगे हम लोग ट्रिक से याद करेंगे पूरा नाम, क्योंकि यहाँ सीधा नाम पूछा ही जाता है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन, ये मैं डीएनए पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा। डीएनए पूरा ऐसे लंबा रहता है, पता है ना, डबल हेलिक्स संरचना में ऐसे क्या रहता है वो लंबा और अति लंबा रहता है। अब ऐसी लंबा रहता है तो एक कोशिका में इतना लंबा नहीं कर सकते, तो उसको ऐसा ऐसा ऐसे गुथा जाता है।
अब इसको गूंथना है तो किसमें गूंथा जाता है? प्रोटीन रहता है। क्या प्रोटीन? हिस्टोन। नाम ऐसा मान के चलो कि एक पतला धागा है और एक छोटा सा गोली है, उस गोली में ऐसे लपटोगे तो धागा एक छोटे से जगह में बहुत सारा आ जाएगा। उसके बाद वो हिस्टोन प्रोटीन को ऐसे घुमाओगे तो बहुत छोटे से जगह में आपका बहुत लंबा डीएनए आएगा, क्योंकि डीएनए से ही तो पूरा शरीर बनेगा। तो डीएनए में सब एड्रेस डालना है तो एड्रेस बहुत लंबा हो जाता है। हर चीज का जानकारी कहाँ मिलेगा आपको? डीएनए में। तो बहुत लंबा डीएनए रहता है तो वो किस में लिपटा रहता है? हिस्टोन में। लेकिन यहाँ हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहेगा क्योंकि ये चोरोबोरो था। देखो यहाँ डीएनए क्या है? डीएनए लपटा हुआ है क्या? ये डीएनए प्रॉपर लपटा था क्या? अरे आगे था क्या? ये देखो ये डीएनए लपटा है क्या प्रॉपर? नहीं। लेकिन यहाँ जो डीएनए मिलेगा प्रॉपर क्रोमोसोम के रूप में लपटा हुआ मिलेगा। तो ये हम लोग देखेंगे कब? जब मैं डीएनए पढ़ाऊंगा। ठीक है। यहाँ लाइसोसोम मिलेगा, मिलेगा क्या? नहीं, लाइसोसोम नहीं मिलेगा, राइबोसोम मिलेगा। अभी दिखाया था। तो क्या मिलता है यहाँ? राइबोसोम। लाइसोसोम अनुपस्थित है। कितने प्रकार का? ये 70S। यहाँ क्या मिलेगा? 80S। यहाँ लाइसोसोम रहता है वो तो सबको पता है। यहाँ डीएनए रहेगा। तो क्या क्या नहीं रहता उसको उधर बस को याद रखना, इधर को आपको पता है इधर सब रहेगा। तो विकसित में सब मिलता है। प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं मिलेगा बस याद रखो। तो यहाँ डीएनए में हिस्टोन नहीं मिलेगा, लाइसोसोम नहीं मिलता है। तो क्या प्रोकैरियोटिक आत्महत्या कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो बस वही ध्यान में रखना, जो विकसित नहीं हुआ है वो आत्महत्या नहीं कर सकता। आदिम कोशिका आत्महत्या नहीं कर पाएगा। ऐसे करके याद रखेंगे आप, तभी याद रखोगे। जो प्रो है वो आत्महत्या नहीं कर सकता। कुछ कुछ आपको ऐसे ही याद रखना है। अविकसित है वो क्या नहीं करेगा? आत्महत्या नहीं कर सकता। लेकिन प्रोटीन तो बनाए लेगा अपना, राइबोसोम है तो। क्लियर है? तो राइबोसोम दोनों के पास है। क्या ये अपना सूत्री कोशिका विभाजन करता है? समसूत्री नहीं करता है। ये हम लोग पढ़ेंगे, इतना डीप में तो नहीं पूछा जाता, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा आपको। ठीक है। नई कोशिका इससे नहीं बनता है। किससे? कि अपने आप को डबल नहीं करते। समसूत्री विभाजन जब तक नहीं होगा तब तक नया कोशिका कैसे बनेगा? तो ये क्या करते हैं? विखंडन और मुकुलन सुना होगा आपने बायोलॉजी। तो विखंडन मतलब अपने आप को काट देंगे बीच से। तो विखंडन और मुकुलन जैसे घटना से ये लोग क्या करते हैं? अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे। एक प्रोकैरियोटिक से दूसरा प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसे बनता है आपका? विखंडन और मुकुलन से। समसूत्री विभाजन केवल किसमें होता है? विकसित कोशिका में। तो सूत्री कोशिका विभाजन, नई कोशिका का बनना कहाँ बनेगा आपका? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में आपको नहीं मिलेगा सूत्री विभाजन। विभाजन होगा तभी तो नई कोशिका बनेगी। इधर फिर नई कोशिका कैसे बनती है? विखंडन और मुकुलन से। खंडन, काट देना। अब प्रोकैरियोटिक मतलब कहाँ मिलेगा आपको? जीवाणु। क्लियर है? बैक्टीरिया ज्यादातर क्या होते हैं? एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्लियर है? नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल। तो ये भी क्या है आपका? ये हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण में। तो ये क्या है आपका? प्रोकैरियोटिक। और लास्ट में फिर आएगा कब पता है? जगत वर्गीकरण में आप पढ़ते हो ना, तो वहां फिर से ये आएगा। तो अभी इतना ध्यान रखो, बैक्टीरिया है, नीलहरित शैवाल है, सब क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। उसमें अविकसित रहता है, एक कोशिकी रहता है। लेकिन सभी पौधे जीव जंतु में जटिल कोशिका पाया जाता है, वो क्या है? यूकैरियोटिक। तो पादप कोशिका, एनिमल कोशिका सब क्या होते हैं? यूकैरियोटिक। क्या होते हैं? तो इतना बातें पूछा जा सकता है। तो कुछ अब आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाओ इधर, इसके अंदर चलते हैं आप लोग यूकैरियोटिक के। तो प्रोकैरियोटिक में कुछ नहीं था। प्रोकैरियोटिक में क्या था? कोशिका भित्ति हो सकता है, उसका पूछी हो सकता है, फ्लैजेलम। क्लियर है? कोशिका भित्ति के अंदर जाओगे उसमें क्या मिलेगा? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जाओगे कोशिका द्रव्य मिलेगा। कोशिका द्रव्य पूरे कोशिका में फैला है। उसके अंदर में जाओगे जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, लेकिन वो केंद्रक में नहीं पाया जाएगा, कोशिका द्रव्य में फैला रहता है। आगे समझ में? लेकिन वो हिस्टोन प्रोटीन में नहीं लिपटा है। लिपटा है क्या? नहीं लिपटा है। क्लियर है? अब इसमें राइबोसोम मिलेगा। क्या ये आत्महत्या कर सकता है? पहले विकसित हो फिर आत्महत्या करना। विकसित ही नहीं हुआ है तो कहाँ का आत्महत्या? क्या अपने आप को ये कर सकता है समसूत्री विभाजन वगैरह? नहीं कर सकता। लेकिन विखंडन और मुकुलन इसमें होता है, तभी तो ये अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा कुछ दिन में ये वन कोशिकी। क्लियर है? कुछ तो रहेगा इसका। अब यहाँ देखो हमको कहाँ से चलना है। मैं अभी इसको छोड़ा हूँ, मैं इसको बीच से काट दिया हूँ। कोशिका हमको पता है 3D डायग्राम बनता है। अब अंदर दिखाना है तो मैंने बीच से उड़ा दिया। तो उड़ाओगे तो ऐसे कटा कटा दिखेगा? ऐसा नहीं रहता, ये पूरा रहता है, ये पूरा ऐसे रहेगा। क्लियर है? इसको हमने कल वीडियो में देखा था। कभी भी मतलब बचपन में हमको ऐसे पढ़ाया जाता है तो हमको लगता है कोशिका ऐसे ही रहता है आधा।
वहां अच्छे से बताते नहीं है कि इसको समझाने के लिए ऐसे काट दिया गया है 20 से। अब 20 से काटोगे तो देखो माइटोकांड्रिया भी 20 से कट गया है, तो ऐसा नहीं है कि 20 से कटा है, ऐसे खीरा जैसा रहता है माइटोकांड्रिया। क्लियर है? अब 20 से काटोगे तो ऐसे दिखेगा, 20 से काट दिया। अब इसको ये नहीं काटे हैं क्योंकि आपको दिखाना था। सबसे बड़ा भाग क्या है? केंद्रक। इसको हम लोग कब देखेंगे? मंडे को, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है आपका। अब हम लोग सबसे पहले चलते हैं इसमें, इसके बाद नोट्स में देख लेता हूँ क्या है। कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति तो आपको सबको पता है यार, सबसे लास्ट में जो मिलेगा जो उसको क्या देता है। कोशिका भित्ति का क्या क्या काम हो सकता है, जल्दी बताओ। क्या क्या हो सकता है? सुरक्षा देना, कि बाहरी से सुरक्षा। दूसरा क्या हो सकता है? संरचना देना, आकार देना। तो सुरक्षा देना, संरचना देना, ये सब काम है सेल वाल का। क्या सेल वाल पारगम्य होगा कि नहीं होगा, कि इससे पदार्थ आर पार हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है, ऐसा आपको लगता है। फिर कैसे दूसरा कोशिका खाना कैसे लेगा भाई? वो दूसरा कोशिका अगर उसको कुछ चाहिए, कोशिका के अंदर जाना है, ग्लूकोज भेजोगे कि नहीं भेजोगे? बिना ग्लूकोज भेजे वो खाना कैसे बनाएगा अपना? एटीपी कैसे बनाएगा उसका? माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा कैसे? बताओ मुझको। आप नहीं मिलेगा ऐसा बोल रहे हो तो आप ही तो बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। जल्दी बताओ। तो क्या होना चाहिए कोशिका भित्ति को? अर्धपारगम्य। ऐसा नहीं कि सब चीज को अंदर भेज दिया हो। ये क्या होता है आपका? सिक्योरिटी पूरा, कि कुछ काम के जो चीज है उसको अंदर आने देता है और बाकी सबको क्या करता है? बाहर। तो बाकी जो अनवांछित चीज है उससे कोशिका की सुरक्षा करेगा, और जो चाहिए उसको आने जाने देता है। तो ध्यान में रखना। क्लियर है? तो कोशिका भित्ति क्या होता है? नहीं तो हर सेल अपने आप में अलग हो जाएगा यार, दूसरा सेल दूसरे सेल से कैसे कांटेक्ट करेगा? कोशिका भित्ति क्या होता है? अर्धपारगम्य। क्लियर है? सेमी परिमेबल करके इंग्लिश में बोला जाता है। तो यहां मैं दोनों को क्या ला लिया हूं? जंतु कोशिका, गलती से हमारा पादप कोशिका गायब है। ये भी क्या है आपका? जंतु। क्योंकि इसमें क्या नहीं दिख रहा है, कोई बताएगा? क्लोरोफिल, हरा भरा नहीं दिख रहा है, इसलिए क्या है? जंतु कोशिका। और कहीं भी आपको नहीं दिख रहा होगा सेल वाल। तो मैं जो बताया हूं कोशिका भित्ति वो क्या क्या करता है? लॉजिकल है सब। तो क्या क्या करता है? पादप में मिलेगा, जीवाणु में मिलेगा। केवल पादप में नहीं मिलता, जीवाणु में भी मिलता है। पादप, जीवाणु, कवक में उपस्थित, लेकिन जंतु में क्या होता है? अनुपस्थित। तो हमारे कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। एक सिटी इंजेक्शन बेच सकते हो, बताया था। लेकिन वही ठोस हो जाता है किसका? आपका पेड़ पौधे के। वहां इंजेक्शन आसानी से नहीं लगा पाओगे, उसके लिए बढ़िया से धार करना पड़ेगा आपको, तब ले दे के कटता है आपका पेड़। क्योंकि हर कोशिका के पास अपना क्या है? कोशिका भित्ति। तो वो क्या करेगा? उसको ठोस बना के रखता है, इसलिए तो अंदर तक काटते काटते आपको ठोस ही मिलता है। ऐसा होता तो आप चकले काट देते ऐसे, और हमारा हाथ काटना है तो चक से ऐसे। तो ये क्या होता है आपका? पादप बस में नहीं, जीवाणु में भी, कवक में भी। अब प्रश्न क्या बनेगा? पादप में किसका बना है? कवक में किसका बना है? बैक्टीरिया में किसका बना है? शैवाल में किसका बना है? सेल वाल है मतलब किसी से तो बनेगा। तो सेल वाल पादप में किसका बना रहता है? सेल्यूलोज का। किसका बना है? सेल्यूलोज। तो ये तो बचपन से आपको याद रहता है कि नहीं है? ठीक है। तो सेल को बाहर से बचाता है वो है पादप। तो सेल्यूलोज क्या है? इसमें कुछ नहीं है, इसको याद करने का कोई ट्रिक बनाया भी नहीं हूं मैं। जिसको नहीं है याद वो ऐसी याद रख लो। सेल का लाज लज्जा बचा के रखते कौन है? कौन है? कोशिका भित्ति। बाहर से सुरक्षा देते ना, वैसे घूंघट, लाज लज्जा। तो सेल का घूंघट है, लाज, घूंघट। क्या है इसका? कोशिका भित्ति। किस में मिलेगा? पेड़ पौधों में। इसीलिए हम लोग जब भी खाते हैं, अगर आप पत्ता खा लो तो पत्ता में भी क्या है? पादप कोशिका। पेड़ पौधे का पत्ता कैसे बना है? पादप कोशिका। अब जिस पत्ते का जो पादप कोशिका सेल वाल ज्यादा स्ट्रांग है उसको आप नहीं पचा पाओगे। लेकिन वही छत्तीसगढ़ में नाना प्रकार के भाजी है। अब भाजी का जो सेल वाल रहता है वो थोड़ा कमजोर रहता है, इसलिए थोड़ा चुनुन मुनुन करबे दान, गर्म हुई दान वो पिघल जाते या फिर वो मुलायम हो जाता है, फिर आप खा के पचा लेते हो। लेकिन नॉर्मल पत्ता इसने खा दू भैंसा टाइप, तो क्या हो गया है? सेल्यूलोज को आप नहीं पचा पाओगे। क्लियर है? तो पाचन तंत्र फिर से देखेंगे कि सेल्यूलोज ही नहीं पचता है, ऊपर का लेयर ही नहीं पचा, तो कहाँ पचेगा खाना? इसलिए आप घास या फिर ऐसे वैसे खा नहीं सकते छेरी टाइप। नहीं तो अगर आप सेल्यूलोज को पचाना जानते तो छेरी टाइप आपका काम चल जाता, यहाँ आने बैठने की जरूरत ही नहीं होता। कि चल खाना पीना तो हो गया, वो क्या चाहिए ऐसे वाला। लेकिन आसानी नहीं है। क्लियर है? सेल्यूलोज आपने पढ़ा होगा अपेंडिक्स,
अपेंडिक्स ऑपरेशन होता है। बड़ी आंत के नीचे में पूंछ रहता है, उसको क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स में रहते थे बैक्टीरिया जो क्या पचाते थे? सेल्यूलोज। लेकिन अब नहीं पचा पाओगे क्योंकि अपेंडिक्स काम करना बंद कर चुका है मानव का। ठीक, अब कवक देखेंगे। कवक मतलब फंगस था क्या? कवक था फंगस। तो जो फंगस है उसका भी सेल वाल होता है, क्योंकि वो भी क्या है? पादप जैसा ही है, लेकिन पादप नहीं है, कवक है। अब ये क्या है? काइटिन से निर्मित है। तो काइटिन याद रखोगे, कवक काई, कवक और काई, कवक और काई। तो जैसे बोलते हैं ना कवक और शैवाल, तो वैसे ही याद रखना है। कवक का काई का बना है। छत्तीसगढ़ी में काई मतलब शैवाल, कवक का काई का बना है, काइटिन। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया है मतलब जीवाणु, जीवाणु में भी क्या पाया जाता है? सेल वाल। तो बैक्टी पैक्टी, बैक्टी पैक्टी, बैक्टी पैक्टी, ऐसे करके इसको अभ्यास करोगे। बैक्टी पैक्टी, बैक्टी पैक्टी, क्या चीज? बैक्टी पैक्टी, हाँ जो भी है, एकदम सरल हो गया यार। हो तो शैवाल। अब शैवाल मतलब काई। तो यहाँ कवक, कवक और काई था, यहाँ शैवाल में क्या है? ग्लाई है, ग्लाइकोप्रोटीन। शैवाल में क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। तो शैवाल में ग्लाइकोप्रोटीन को कैसे याद रखोगे? शैवाल को काई, काई और ग्लाई, लेकिन यहाँ दोनों में ध्यान रखना, अभ्यास करके रखोगे। शैवाल को क्या बोलते हैं? काई, और काई का क्या बना है? ग्लाई से। काई का बना है ग्लाई से, और कवक का बना है काई से। ऐसे करके अभ्यास करना पड़ेगा। कवक का काई से और शैवाल काई का ग्लाई से, काई का ग्लाई से, कवक का काई से, ऐसे करके। कार्य में बता दिया, निश्चित आकार देता है, सुरक्षा प्रदान करता है, अर्धपारगम्य प्रकृति का होता है, लिख दिया हूं। ठीक है, पूरा पदार्थ अंदर बाहर हो सकता है जो उसके जरूरत का है कोशिका के। तो ये कोशिका भित्ति है जो प्रश्न पूछा जा सकता है। बाकी एमसीक्यू में और देखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है? कोशिका भित्ति के अंदर जाओगे क्या मिलेगा? झिल्ली। क्या मिलेगा? झिल्ली, जिसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली। तो ये क्या करेगा? ये भी अर्धपारगम्य होना जरूरी है कि नहीं है? तभी तो क्या होगा? मटेरियल अंदर बाहर। तो जंतु कोशिका में बाहरी और पादप में दूसरी सतह है बाहरी कोशिका भित्ति के बाद। तो पादप कोशिका में जाओगे तो सबसे बाहर क्या मिलेगा आपको? कोशिका भित्ति। उसके बाद में क्या मिलेगा? कोशिका झिल्ली। लेकिन जंतु कोशिका में तो पहले ही क्या मिलेगा आपको? पहले ही मतलब बाहर वाला भाग ही क्या रहेगा? प्लाज्मा झिल्ली, क्योंकि उसमें क्या नहीं है? कोशिका भित्ति नहीं है। आ गया समझ में? अब इसका निर्माण कैसे होता है? कोशिका जो झिल्ली बना है, उस झिल्ली को जूम करके देखोगे तो उस झिल्ली में आपको क्या मिलेगा? लिपिड या वसा। क्लियर है? और क्या मिलेगा? प्रोटीन। तो राइबोसोम जो प्रोटीन बना रहा था वो किसके लिए बना रहा था? अपने लिए ही बनाता है, मतलब नए कोशिका बनाना है, जैसे मसल का कोशिका बनाना है, नक का कोशिका बनाना है, खुद का कोशिका बनाना है। मतलब कोशिका से भी छोटा पदार्थ है, आणविक लेवल में बोल सकते हो आपका प्रोटीन, वसा, ये सब। कि कोशिका ही खुद का क्या बना रहा है? खाना पीना बना रहा है, अपना अपना स्ट्रक्चर बना रहा है, मसाला बना रहा है। अब प्रोटीन जहां जरूरी है वहां भेजेगा। तो ये खुद का वाल भी, खुद का प्लाज्मा झिल्ली कैसे बनाया है? प्रोटीन और वसा से। ध्यान में रखना। तो खुद का जो प्लाज्मा झिल्ली है, झिल्ली में क्या भरा है आपने? प्रोटीन पाउडर और वसा, तेल। वसा मिलता है, फैट। तो झिल्ली में ऐसे याद रखोगे, झिल्ली में क्या भर के रखा है? प्रोटीन पाउडर। और क्या भरा है उसमें? वसा, घी। घी और प्रोटीन पाउडर खाल के है तब तो मोटाबे। तो झिल्ली में क्या भरा है आपका? झिल्ली में प्रोटीन पाउडर भरा है। ऐसे करके याद रख लेना। किससे बना है ऐसा पूछेगा तो प्रोटीन पाउडर और घी। घी भरा है मतलब घी को बोलते हो आप फैट, वसा, लिपिड। आ गया समझ में? लेपी, अब प्रोटीन शेक बना के लेपी, लिपिड क्या काम करता है? एक कोशिका को दूसरे कोशिका के पृथक करेगा। ये अपना क्या है? वाल है। क्लियर है? पोषक तत्वों का क्या करता है? संचार। जो भी जरूरत है उसको आने देगा और जो भी भेजना है उसको जाने देगा। तो वही है अर्धपारगम्य प्रतीकी। अर्धपारगम्य क्यों बोला? पूरा पूरा पारगम्य जैसे छन्नी होता है, चाय छन्नी, पूरा पूरा चला जाता है इधर से उधर। लेकिन अर्धपारगम्य क्या होगा? जो जरूरत है उसी को आने देगा और जो नहीं है उसको रोक देगा। क्लियर है? तो पदार्थों का नियंत्रित क्या करता है? ये विनिमय करता है। विसरण, परासरण, ये सब मैं पढ़ाऊंगा। सब में क्या करता है? भाग लेता है। विसरण, परासरण आप देखे हो ना? ये क्या है आपका? अंगूर। ठीक है, तो अंगूर क्या होता है? जब इसको आप हवा में मतलब धूप में रखोगे तो इसमें का वाटर क्या हो जाता है? जल निकल जाता है, जल वाष्प बन के, तो पिचक जाता है अंगूर।
और पिचक गया मतलब क्या होगा, ये पिचक गया तो इसमें से जल निकल गया, तो जल को निकलने दिया ना, अंगूर का वो जो बाहर वाला झिल्ली है वैसे टाइप का ये निकलने देता है, और इसको पानी में फिर डाल दोगे तो फिर जल क्या हो जाता है, अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये है गया विसरण और परासरण। तो हम लोग इसको अच्छा से डिटेल में करेंगे, क्या विसरण होता है क्या परासरण। तो इसमें सबसे ज्यादा जो रोल निभा रहा है वो कौन निभा रहा है, झिल्ली। झिल्ली के बिना विसरण परासरण कहाँ होता, आ गया समझ में, तो लॉजिकल है। तो दोनों समझ आ गया, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। समझ आना अलग बात है, रटना अलग बात है। ले बताओ कवक का किससे बना है, कवक का सेल वाल काइटिन से, और शैवाल का, शैवाल मतलब काई, काई मतलब ग्लाई, ग्लाइको प्रोटीन से। क्लियर है। अच्छा बैक्टीरिया का, पैक्टी और पैक्टी, बैक्टी पैक्टी पैक्टिन से। और क्या था एक, पादप का किससे बना था, सेल्यूलोज का। क्लियर है, ठीक है भाई। चलो बताओ झिल्ली किसका बना है, प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन और वसा। अब आ जाओ, मैं बता दिया हूं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य किससे किसके मिल बनता है, कोशिका द्रव्य से और केंद्रक द्रव्य से। किसने बताया था, द्रव्य को क्या कर दे, पूरक दे, और पूरक दे मतलब पुरकिंजे। क्लियर है, आगे समझ में। कोशिका का सजीव द्रव्य कहा, एकदम लॉजिकल है। अब छत्तीसगढ़ी उसी वही पुरकेगा हिंदी वाला तो नहीं पुरकेगा जीव द्रव्य क्या होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। कोशिका को क्या बोलते हो आप, साइटो, साइटोप्लाज्म, इसको क्या बोलोगे, साइटोप्लाज्म। और केंद्रक को बोलोगे न्यूक्लियोप्लाज्म। आ गया समझ में। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिलकर क्या बनाता है, प्रोटोप्लाज्म। क्या बनाता है, प्रोटोप्लाज्म। अब अधिकांश भाग इसका द्रव्य बना है, तो जो गाढ़ा द्रव्य है उसका अधिकांश भाग क्या हो सकता है, क्या लगता है, जल, और उसमें घुले हुए लवण। तो जल और लवण से क्या होता है, निर्मित, जो क्या करेगा कोशिका को। लॉजिकल है सब, मैं लिख दिया हूं, एक एक बार पढ़ोगे, और जो मैं फैक्ट है उसको अच्छे से ट्रिक बना के याद करा रहा हूं, बस इतना करना है, हेडेक नहीं लेने का। कोशिका अंदर पदार्थों का क्या करता है, संचार। पानी रहेगा तो पानी में तैरते तैरते ही तो जाता था आपका, याद करो कल जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो पैकेट बनाया, वो पैकेट गॉल्जी बॉडी के पास गया था, याद आ रहा है। तो कैसे गया था वो, कोशिका द्रव्य में तैरते तैरते। तो ये किसमें सहायता करता है आपका, कोशिका के अंदर में पदार्थों के संचरण में क्या करेगा, सहायता करेगा। कौन, ये द्रव। बिना द्रव के कैसे संचार होगा। तो ये क्या है आपका, समुद्र वाला क्या है, समुद्री परिवहन है उसका, कोशिका का। क्लियर। अवायवी श्वसन कहाँ होता है पूछा जाएगा तो श्वसन दो प्रकार का होता है, एक होता है वायवी श्वसन और एक होता है अवायवी। दोनों को ध्यान में रखो आप। वायवी श्वसन पहले समझते हैं, वायवीय श्वसन नाम से समझ आ रहा है, जल्दी बताओ क्या होगा। वायवी श्वसन मतलब क्या होगा, इसमें वायु होगा, और अवायवी मतलब जहां वायु कम है, अवायवीय श्वसन। ठीक है, इसको बोलते हैं एरोबिक और एनॉर्बिक। इंग्लिश में याद करना नहीं है, फालतू का टेंशन नहीं बढ़ाना है। अब वायु मतलब क्या हो गया, वायवी श्वसन। तो आप क्या लोगे यहां से, ये आपका क्या हो गया, क्या बना था, कुछ बनाया हूं मैं, समझ आ गया, ये लमचोचो वाले नाक। तो यहां से आपने क्या लिया, ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन लिया तो यहाँ आपका क्या है, धक धक, और यहां से ऐसे जाएगा, यहां से क्या लेगा, ऑक्सीजन, और ये पूरे शरीर में फैलाएगा, फैलाएगा क्या है ये, ब्लड। अब ब्लड से आपके कोशिका को क्या मिला, खून ने ऑक्सीजन, खून में क्या है, Hb, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या पकड़ के लाया, ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन को कहाँ दे दिया, आपके कोशिका को। आ गया समझ में। अब ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाएगा, माई के पास। गैस, घर में गैस को किसके पास जाता है, माई के पास। फिर गैस में चूल्हा में कौन बनाएगी खाना, माई। तो माई के पास जाएगा, ये किसके पास गया, माई के पास, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है उसको लेगा। क्लियर है, जैसे मान लीजिए गैस को ली तो क्या गैस बस में खाना बन जाता है क्या, नहीं, और कुछ चाहिए मटेरियल वटेरियल। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ क्या है, ग्लूकोज। माइटोकॉन्ड्रिया को यही खून क्या देता है, ग्लूकोज देता है। कहां से लाएगा ग्लूकोज, खून कहां से ग्लूकोज लाएगा, ग्लूकोज, अरे भैया आंतों से। कहां से, आंत में कहा है आपका, पाचन हुआ है क्या आंत में,
और पाचन का मतलब क्या है, आंत में भी तो वही ब्लड में तो मिल रहा है आपका पोषक तत्व, और खून क्या करेगा, इस पोषक तत्वों को सभी कोशिका तक पहुंचाएगा। तो खून ने क्या दिया, ऑक्सीजन, खून ने क्या दिया आपका, ग्लूकोज। अब क्या होगा, माइटोकांड्रिया मतलब माई इस ग्लूकोज का क्या बनाएगी, खाना बनाएगी। तो माई कैसे बनाती है, ये ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज कैसे होता है, C6H12O6, इसको आप क्या बोलोगे, ग्लूकोज। ठीक, ये रट जाना चाहिए अब, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 6-12-6, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 6-12-6, इसके साथ ऑक्सीजन के साथ दोनों का क्रिया होगा जिसको बोलते हैं ग्लाइको, देखो ग्लू से ग्लाइकोसिस, ठीक है, क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिस। तो इसका क्या होगा, दोनों का ग्लाइकोसिस होगा, और ग्लाइकोसिस होगा तो उस समय क्या बनता है, पायरुविक अम्ल, पता है क्या, ग्लाइकोसिस के बाद क्या बनता है, पायरुविक। आगे समझ में। और ये सब कहाँ हो रहा है, माइटोकांड्रिया में, माइटोकांड्रिया कर रही है, इसके अंदर में हो रहा है माइटोकांड्रिया में। माइटोकांड्रिया ने लिया ग्लूकोज, ऑक्सीजन लिया, क्या किया, उसका ग्लाइकोसिस किया, ग्लूकोज का हो गया ग्लाइकोसिस, और ग्लाइकोसिस से क्या बन गया आपका, पायरुविक। क्लियर है। इसके बाद पायरुविक से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, यहां से आ रहा है आपका बाहर कार्बन डाइऑक्साइड, कि कोशिका के अंदर में फेफड़ा नहीं बनाता है ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड, फेफड़ा का काम है बस क्या करेगा, ऑक्सीजन लेगा, उस ऑक्सीजन को किसमें मिलाएगा, आपके ब्लड में, और ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड लेकर बाहर करेगा। इतना काम है किसका, फेफड़े का। यहाँ ये और कुछ नहीं करता है फेफड़ा, बस लेगा, मिलाएगा, नहीं मिला है उसको निकालेगा। अब यहाँ ब्लड में मिला, ब्लड सब कोशिका के पास क्या भेजा, ऑक्सीजन को, और सब कोशिका को खाना पीना दिया। अब यहाँ सब कोशिका के पास एक से ज्यादा क्या होते हैं, माइटोकांड्रिया, बहुत सारे हैं माइटोकांड्रिया। अब ये माइटोकांड्रिया क्या करेगी, माई है, खाना बनाएगी, तो गैस चाहिए इसको, कौन सा गैस, ऑक्सीजन, और क्या चाहिए, खाना के लिए आटा चाहिए, वो है ग्लूकोज। आटा जैसे दिखता है, ग्लूकोज खाओ नहीं, इसे चाटे हो, तो खेल वगैरह जाते होंगे तो देता है, या फिर ले भी सकते हो, तो व्हाइट कलर का ग्लूकोज, ये दोनों को क्या करेगा, बनाएगा। तो ग्लू का क्या करता है, ग्लाइकोसिस, और उसको क्या बनाता है, पायरुविक एसिड, और यही अंततः क्या बनता है फिर, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनता है, कोई बताएगा, जल। क्या बनता है, जल। इसलिए तो जल रहता ही है आपके बॉडी में। तो बाई प्रोडक्ट क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। जल तो बाहर निकल जाएगा, क्लियर है, बहुत सारे ऑप्शन है जल को बाहर निकले, पसीना है, या तो आपका मूत्र विसर्जन है, कहीं से भी निकल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कहाँ मिला देता है, ये ब्लड में, कहाँ मिलेगा, ब्लड में, और सीरा के माध्यम से फिर कहाँ पहुंचेगा, हार्ट में और फेफड़ों में, और वहां से आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। इतना होता है। ये प्रक्रिया में आपका यहां निकलेगा लगभग 36 से 38, आप 38 ही याद रखो क्योंकि एग्जाम में 38 ही पूछता है सीधा। 38 एटीपी क्या निकलता है, ऊर्जा, क्योंकि रासायनिक प्रक्रिया है तो ऊष्माक्षेपी है। कैसा प्रक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। दो प्रकार के होते हैं, कोई में ऊष्मा अवशोषित होता है, कोई में ऊष्मा क्षेपी होता है, बाहर निकलता है। तो इस प्रक्रिया में कितना, 38 एटीपी ऊर्जा बाहर निकला, और यही ऊर्जा कौन यूज करेगा, अब कोशिका। तो कोशिका के लिए ऊर्जा का निर्माण किसने किया, माई ने, माइटोकांड्रिया ने, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस। सबको पता है पावर हाउस मतलब ऊर्जा घर, यहीं से आपका ऊर्जा निकल रहा है। कितना ऊर्जा निकला, एक अणु लिया किसका, ग्लूकोज का एक अणु लिया तो उसका कितना मिला आपको, 38 एटीपी। ये प्रश्न बनता है, क्लियर है। अब ये 38 एटीपी में एटीपी का फुल फॉर्म जल्दी बताओ, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। क्या होगा, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। और यही ऊर्जा को हमारी कोशिकाएं फिर से यूज करेगी बाकी सब काम करने के लिए। जैसे राइबोसोम को प्रोटीन बनाना है तो उसको भी तो ऊर्जा चाहिए, काम करना है ना उसको, तो सब बाकी जो कोशिकांग है इसी ऊर्जा का क्या करते हैं, यूज करते हैं। आया नहीं आया समझ में। अब ये जो एक साइकिल जैसा दिख रहा है, क्या यही साइकिल क्या कहलाता है, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स ने बताया था उसके, इसलिए उसके नाम के आधार पर क्या रख दिया इस साइकिल का नाम, क्रेब्स। अब एकदम डीप में नहीं पढ़ाऊंगा मैं नीट जैसा कि क्रेब्स चक्र क्या होता है, उसमें क्या होता है अंदर में, इतना लेवल तक नहीं पूछा जाएगा। पूछेगा तो कोई बच्चा नहीं बना पाएगा उसको, क्योंकि इतना हाई लेवल तक आप याद नहीं रख पाओगे। वही जो नीट का तैयारी करके दे रहा है तो वही बना पाएगा। तो नीट का तैयारी किया हो तो भूल ही जाता है, क्योंकि ये सब क्या होता है, ऐसा ही कि रटा हुआ है। अगर आप एग्जाम के 1 महीना पहले नहीं पढ़ पाए
तो कुछ नहीं बनेगा यार, क्योंकि इसमें नाम सब क्या होते हैं, कठिन कठिन। क्लियर है, इसलिए कठिन हो जाएगा, प्रश्न नहीं बनेगा, किसी से नहीं बनेगा तो क्या करना है फालतू का पढ़ के। अब इसको अगर करोगे तो 6 6 और 6 ये संतुलित करने का है, तो इतना बनता है कि एक अणु क्या लिया आपने, ग्लूकोज, उसके लिए 6 अणु क्या लगा आपको, ऑक्सीजन। ये दोनों का क्या हुआ, ग्लाइकोसिस, जिससे पायरुविक एसिड अंततः बना कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और इसमें निकला आपका 38 एटीपी, जिसको बोलोगे आप एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बिना ऑक्सीजन के क्या आपको ऊर्जा मिलेगी, नहीं। अब बिना ऑक्सीजन के आपको ऊर्जा नहीं मिलेगा तो आप जिंदा रह पाओगे, लो चार्ज, चार्जिंग लो हो जाएगा, डाउन हो जाओगे, डेड हो जाओगे। इसलिए ऑक्सीजन अगर सही समय में नहीं मिल पाता तो सब कोशिका मर जाते, और कोशिका मर गया तो कहाँ का जिंदा आप। क्लियर है, तो बस ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दो आपका, कुछ समय में आपका चार्जिंग क्या हो जाएगा, लो, क्योंकि बैटरी पावर नहीं है ना अपने पास। अगर बैटरी वगैरह रहता तो बैटरी चार्ज करके रखते कि समय में अगर कोशिका में को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो बैटरी चार्जिंग है वहां से ले लेते थोड़ा बहुत, लेकिन हमारे पास बैटरी नहीं है, तुरंत तुरंत बन रहा है और तुरंत तुरंत उसको यूज कर रहे हैं। अगर कुछ समय के लिए 1-2 मिनट के लिए आपका ऑक्सीजन बंद हो जाए तो सोच सकते हो क्या होने वाला है, बिल्कुल ऊर्जा नहीं मिलेगा और आपका बैटरी डाउन हो जाएगा और भगवान को प्यारे। आ गया समझ में। तो ये सब क्या है, वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें क्या है, वायु है। क्या है, वायु है। वायु है मतलब ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के हो पाएगा क्या, हटा दो इसको, हो पाएगा, बिना ऑक्सीजन के प्रक्रिया ही नहीं हो पाएगा, मतलब बिना ऑक्सीजन के ऊर्जा ही नहीं बन पाएगा, ये होता है। तो वायवीय श्वसन कहाँ होता है पूछा जाएगा तो कहाँ हो रहा है, जल्दी बताओ। वाह, ये क्या लिखा है, ऐसे कर तो इतना काबर सोचते हो तो वायवीय श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माई के पास ही तो गया था गैस, क्लियर है, तो पूरा पूरा एनर्जी आपका कहाँ बन रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अवायवीय श्वसन कहाँ होगा, माई तो क्या चाहती है, गैस। क्या माई बिना गैस के खाना बनाएगी, नहीं बनाएगी, मुड़ी फोड़ देगी। क्लियर है, गैस लाओ गैस लाओ, क्लियर है। तो माइटोकॉन्ड्रिया बिना ऑक्सीजन के खाना नहीं बनाता है, मतलब ऊर्जा नहीं दे पाएगा। तो जहां ऑक्सीजन नहीं है वहां अवायवीय श्वसन होगा, मतलब अवायवीय मतलब वायु नहीं है ऑक्सीजन के बिना। तो ऑक्सीजन के बिना जब श्वसन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन। क्लियर है, यहाँ क्या हो रहा था, वायु के साथ, इसलिए वायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन कहाँ होता है पूछा जाएगा तो फेफड़ा में। ऑप्शन ऐसे मत ले लेना फेफड़ा करके, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन कहाँ होगा आपका, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर। क्लियर है, होता क्या है देखो, अब कोशिका द्रव्य में क्या घुला है आपका, ग्लूकोज। अरे ब्लड ने उसको क्या दे दिया, ग्लूकोज, क्योंकि बिना ग्लूकोज का आपको एनर्जी मिलेगा क्या, बताओ क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, CHO। क्लियर है, CHO 6 छत्तीसगढ़ ऑक्सीजन। क्लियर है, तो CHO, तो 6 12 6। अब ऑक्सीजन तो है नहीं बेचारे के पास, तो ऑक्सीजन नहीं है तो खुद टूटता है। कब टूटता है, जब एकदम ज्यादा आपके शरीर को जरूरत है। तो कब जरूरत पड़ता है, बहुत ज्यादा एनर्जी आपको, जल्दी बताओ कब ज्यादा जरूरत पड़ेगा एनर्जी, जब आप बहुत काम करते हैं, पड़ता है कि नहीं, जब आपको बहुत लोड उठाना है या बहुत ज्यादा वर्क लोड लेना है। तो नॉर्मल आपका ये काम 38 एटीपी पूरता नहीं है अपने आप को, क्या और चाहिए ऊर्जा। अब 38 एटीपी कम पड़ गया आपको ऊर्जा, जैसे आपका चार्जिंग में लगाया हो मोबाइल में, लेकिन मोबाइल और कहते आउ दे तब एक ठऊ चार्जिंग घुसेंगे में, तब वो चार्जिंग का है अवायवीय, लेकिन ये क्या रहेगा, बैकअप। क्लियर है, बिना ऑक्सीजन के ये क्या होता है, ये जो है बिना ऑक्सीजन के किसमें टूटता है, ये CHO। क्लियर है, आधा कर दो, 6 है उसको 3 करो, 12 है उसको 6 करो, 6 है उसको 3 करो। अब ये क्या होगा, डबल हुआ है तो ये 2 अणु बनाएगा। तो ये क्या था आपका, ग्लूकोज था, क्या है, ग्लूकोज। और ये क्या है, आधा की ये है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, कि ये जो ग्लूकोज है वो टूट गया किसमें, लैक्टिक एसिड में। और इस प्रक्रिया में, क्योंकि यहाँ भी रासायनिक प्रक्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस रासायनिक प्रक्रिया में मात्र 2 एटीपी क्या निकलता है आपका, ऊर्जा, मतलब इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी ऊर्जा है ये। अब ये इमरजेंसी ऊर्जा, ये जो टूटने का प्रोसेस हो रहा है, ये मम्मी नहीं बना रही है, ये आप जोमेटो से ऑर्डर कर लिए, लेकिन रोज कर पाओगे क्या, थोड़ा बहुत कर पाओगे यार, पैसा भी तो नहीं रहता है, मतलब बहुत कम आपने ऑर्डर किया। ये होता है आपके माई के पास नहीं, ये होगा कोशिका द्रव्य, मतलब बाहर में, बाहर में जाके आपने
तो समोसा खा के आ गया, ऐसा टाइप का है। बाहर में जाके उससे एनर्जी तो मिलेगा नहीं, लास्ट में चावल तो खाना ही पड़ेगा, भात साग, माई के पास जाना ही पड़ेगा। तो कोशिका द्रव्य में क्या होता है, अवायवीय श्वसन, ये टूटता है। अब देखो, अब आपने ज्यादा काम किया तो हुआ क्या, जब क्या लगा, जब ज्यादा ऊर्जा क्या है जरूरी है आपके शरीर में, जब ज्यादा ऊर्जा जरूरी है, जैसे भारी काम कर रहे हो, या एकदम सरल सा बात है, यदि आप क्या कर रहे हो, व्यायाम, एक्सरसाइज, दौड़ लगा रहे हो, तो व्यायाम कर रहे हो तो आपको ज्यादा एनर्जी लगता है कि नहीं लगता है, और आप हफर हफर करते हो, क्यों हफर हफर करते हो, क्योंकि आपका मशीन भड़बड़ भड़बड़ काम कर रहा है आपका मशीन क्या चाहिए, भड़बड़ भड़बड़, क्योंकि ग्लूकोज, माई क्या बोल रहा है, और दो और दो, क्लियर है, तो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन मांग रही है कौन, माई, इसलिए आप हफर हफर करते हो, जल्दी जल्दी क्या लेते हो, ऑक्सीजन, लेकिन फिर भी नहीं पूरेगा आपका क्या, ये 38 एटीपी। तब क्या करता है, आपका जो कोशिका द्रव्य में पहले से क्या मौजूद है, क्योंकि यही ग्लूकोज तो माइटोकॉन्ड्रिया यूज कर रही है, अब ये ग्लूकोज टूटना चालू हो जाता है किसमें, लैक्टिक एसिड में, और यही लैक्टिक एसिड से आपके कोशिका में बढ़ जाता है, क्योंकि लाइसोसोम तो सफाई करेगा लेकिन तुरंत तो नहीं कर पाएगा ये लैक्टिक एसिड की सफाई, तो उससे पहले ये लैक्टिक एसिड आपको क्या करता है, हा क्या दर्द है जोड़ों में। तो जो आपको पेन हो रहा है, ये पेन कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, कि आप जब मसल में पेन होना चालू हो गया है, कुछ काम किया, मतलब ये प्रक्रिया में आपका लैक्टिक एसिड बना, और यही कोशिका में दर्द का क्या बनता है, कारण बनता है आपका ये श्वसन, अवायवीय श्वसन का। इसलिए आप ज्यादा व्यायाम करोगे तो आपके मसलों में क्या होता है, पेन, क्योंकि वहां हो गया ऑक्सीजन की कमी, इसलिए हो रहा है अवायवीय श्वसन, और उसमें बन रहा है लैक्टिक एसिड, जो आपको क्या करेगा, दर्द देगा। लेकिन कुछ समय रुकोगे, आराम करोगे, तो क्या करता है फिर लाइसोसोम उसको खा देता है पूरा, पता है ना, लाइसोसोम क्या करेगा, सफाई करेगा, और लैक्टिक एसिड साफ हो गया और ब्लड के माध्यम से आपके बाहर निकल गया, तो आपका फिर मसल फिर आराम हो जाता है। आ गया समझ में। तो ऐसा टाइप का क्या चलता है आपका वायवीय और अवायवीय श्वसन। तो इसमें क्या क्या प्रश्न बनेगा, आप समझ आ गया। बहुत सारा प्रश्न बना सकता हूं मैं, बहुत सारा, 100 प्रश्न निकाल दूंगा अब भी। क्लियर है। तो वायवीय श्वसन किसके अनुपस्थित, किसके साथ होता है, ऑक्सीजन के साथ। अवायवीय में क्या नहीं रहता है, ऑक्सीजन नहीं रहता है। वो कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहाँ होगा, कोशिका द्रव्य में। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया किसको, ग्लूकोज के एक अणु को जब परिवर्तित करता तो कितना एटीपी मिला, इसमें कितना मिला, 2 एटीपी मात्र। क्लियर है। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब माइटोकॉन्ड्रिया खाना बनाती है या ऊर्जा बनाती है तो बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। क्लियर है। यहाँ अवायवीय श्वसन में बाई प्रोडक्ट क्या है आपका, लैक्टिक एसिड। क्या नॉर्मल कंडीशन में आपका अवायवीय श्वसन होता होगा, नहीं होता है। जब आपको ज्यादा ऊर्जा चाहिए तभी जाके आपका क्या काम करता है, अवायवीय श्वसन। क्लियर है। या आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, आप देखो कई बार क्या होता है, कोई बेहोश हो जाता है। बेहोश क्यों होता है कोई आदमी, क्योंकि ऊर्जा नहीं है। अरे भाई मोबाइल देखना, चार्जिंग थोड़ा बहुत रहेगा बैटरी में तभी डेड हो जाता है, थोड़ा बहुत उसमें बचा रहता है चार्जिंग। क्लियर है। अगर पूरा चार्जिंग खत्म हो जाएगा तो बैटरी ही खत्म हो जाएगा, फिर से आप उसको चार्ज ही नहीं कर पाओगे। वैसे ही आपका बॉडी भी है, जब बॉडी में क्या नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, तो आप पहले बेहोश हो जाओगे। मतलब आपका शुद्ध बुद्ध सब, मतलब बॉडी का जो मेन ऑर्गन है वही काम करेगा आपको जिंदा रखने के लिए, ताकि आप जिंदा रहो कि ऑक्सीजन फिर से मिले और पानी से तो जाग जाओ। क्लियर है। तो आपको अगर सही से कुछ नहीं मिल पाता है तो आपका बॉडी जो ब्रेन है सबसे ज्यादा ऊर्जा यही खपत करता है, कि बाकी सब कोशिका ऊर्जा बना किसको दे रहा है, ब्रेन को। और ये ब्रेन क्या है, सबसे ऊर्जा खाता है। तो सबसे पहले जो भगवान ने बनाया है आपका ब्रेन को ही स्विच ऑफ कर देगा, ये भैया ज्यादा ऊर्जा निकाला था ते बंद हो जाए ऐसे करके। अब बंद होगा तो आप गिर जाओगे ऐसे। क्लियर है। आप गिर गए मतलब आपका बाकी जो आपको जिंदा रखने के लिए काम कर रहा है वही काम कर रहा है आप। क्लियर है। अब उस समय ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है आपको, तो कुछ समय के लिए आप जिंदा रहते हो। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है फिर भी जिंदा हो, क्यों जिंदा हो, क्योंकि आपका ये काम कर रहा है आपका अवायवीय श्वसन। समझ में। ये भी ज्यादा टाइम तक काम नहीं करेगा, बस कुछ समय के लिए आपको बैकअप देने के लिए। लेकिन आप उसमें भी अगर कोई हेल्प करने नहीं आया, आपको ऑक्सीजन देने नहीं आया कोई, तो आप भी निपट जाओगे। जैसे आप कोई पानी वगैरह में डूबता है, तो पानी में डूबा मतलब क्या नहीं मिलता है उसको, ऑक्सीजन। तो पानी के अंदर में कहाँ का ऑक्सीजन, आपके पास गलफड़ा तो है नहीं कि वहां से आप ऑक्सीजन ले लो। तो ऑक्सीजन नहीं मिला तो कुछ समय के लिए आप थथर मथर करोगे। अब एनर्जी नहीं है तो आपका शरीर क्या बनाएगा, आपका ये वाला, लेकिन ये ज्यादा नहीं पूरेगा तो वही बेहोश हो जाओगे। अगर कोई निकाल देगा आपको तब तक क्या काम कर रहा है आपका अवायवीय।
और तब तक आपको ऑक्सीजन मिल जाए तो। लेकिन उस बीच में अगर नहीं दिया किसी ने ऑक्सीजन तो ये भी ज्यादा टाइम तक काम नहीं करेगा और ये क्या हो जाएगा, आपका पूरा बॉडी स्विच ऑफ। क्लियर है? तो ये था वायवीय और अवायवीय श्वसन के बारे में। ठीक है, यहाँ बहुत सारा प्रश्न बनता है इसलिए एक साथ बता दिया इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका अवायवीय श्वसन कहाँ होता है, बाहर में। 2 समोसा खाने गए थे बाहर में, माई ने क्या नहीं दिया था, 38 ATP, इसलिए 38 ATP नहीं दिया, भूख लग रही थी, जाके 2 समोसा खा के आ गया बाहर से। तो माइटोकॉन्ड्रिया बाहर में होगा, कोशिका द्रव्य में क्या होगा आपका अवायवीय श्वसन, और कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा वायवीय श्वसन। अब कोशिका द्रव्य में भी आप देखोगे ना तो उसका एक तरल पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ मतलब जो जल और लवण है वो। और इसी कोशिका द्रव्य के अंदर में क्या घूम रहे हैं, इसी का भाग बोल सकते हो कोशिकांग। कोशिका द्रव्य में क्या घूम रहे हैं, कोशिका के अंग घूम रहे हैं, ऑर्गेनल्स। अब इसी ऑर्गेनल्स को हमको पढ़ना है, क्या क्या है देखो। लगभग माइटोकॉन्ड्रिया को मैं बता दिया हूं, फिर भी इसका नोट्स है, आगे पढ़ेंगे। फिर क्या है, गोल्जी का है, अंतःपद्रवी जालिका, लाइजोसोम, रसधानी। इसी को बोल रहे थे, रस मतलब धारण किया है, रस मतलब जल, जिसमें जल मिलेगा वो क्या है, रिक्तिका या रसधानी। राइबोसोम, लवक, तारककाय और माइक्रोबॉडीज, ये सब हमारा काम रहेगा, तब कोशिका आपका खत्म होगा। क्लियर? 1 घंटा हो गया क्या, नहीं हुआ 5 मिनट बाचे, मजा नहीं आते आज कट लगा थे, मजा आज हुई ऐसे कहना है मोला, समझ आते तो ठीक लगते हैं। ये आपके नोट्स है और कुछ नहीं। आज पूरा मतलब नए बच्चे हैं उनको बता दे, आज पूरा बताऊंगा नोट्स वगैरह का। क्लियर है? और जिनको पता है उनको तो पता ही है कैसे नोट्स वगैरह क्या मिलता है। तो बायोलॉजी और साइंस का नोट्स में दे रहा हूँ क्योंकि आपको लिखते नहीं बनता है ना, बायोलॉजी या फिर साइंस में उल्टा पुल्टा कर देते हो, इसलिए इसका नोट्स मिलेगा। अगर हैंड रिटन नहीं दे पाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो मैं दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो लिखना है तो क्या करना है आपको, MCQ प्रैक्टिस। वही समय को किस में लगाना है आपको, MCQ। ऐसा नहीं है कि नोट्स तो बन गया घूम रहा है गोला टाइप, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा लिख दिया हूँ, अवायवीय श्वसन ये पूरा लिखा है, ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल बिना ऑक्सीजन के होगा। वायवीय श्वसन है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये मैं फार्मूला वगैरह लिख दिया हूँ। ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लूकोज किस में बनता है, पायरुविक एसिड में। और इसी को ऑक्सीकरण भी बोलेंगे क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। तो ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये भी एक प्रश्न बन जाएगा। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कार्बनिक अणु है। इसके अंदर झांकोगे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में तो क्या मिलेगा, कार्बन। क्लियर है? कोशिका को क्या बनाएगा, क्या प्रदान करता है, ऊर्जा। इसे कोशिका की क्या बोलते हैं, पैसा। ठीक है, तो अगर आपके पास एटीपी है मतलब ऊर्जा है, जैसे आपके पास पैसा है तो ऊर्जा है। क्लियर है? वैसे कोशिका का पैसा करेंसी क्या होता है आपका, एटीपी होता है, क्योंकि बिना एटीपी के आपके पास जान है ही नहीं। वैसे जैसे बिना पैसा के पास आपके पास अगर जेब में पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, ऊर्जा। इसलिए बोलता हूँ अच्छा पढ़ो, ऊर्जा लाओ। ऊर्जा करेंसी कब मिलेगा, जब अच्छा पढ़ोगे तब। वो पैसा, पैसा के बिना कुछ नहीं होना है यार, जिंदगी अधूरा है बिना पैसा। बोलते हैं ना पहले पैसा के बिना पहले बोलते थे मुझे तेरा पैसा वैसा नहीं चाहिए, प्यार बहुत है, प्यार करते रहना ऐसे। जब राशन पानी लायक पारी यही ना, तब समझ ही प्यार नहीं पूरे। क्लियर है? 1 महीना में झगड़ा लड़ाई चालू हो जाए, ये देखे बना रहे हो तोर घर में एक ठन प्याज ला नहीं सकत ऐसे करके, तब प्यार कैसे हथियार में बदलता है वो देख सकते हो। सीधा नीला ड्रम आएगा फिर। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में क्या बोलते हैं, सूत्र कणिका। क्या बोलते हैं, सूत्र कणिका। तो कणिका, कणिका, सूत्र यहीं से आएगा। अब सूत्र कणिका से एक चीज और बढ़िया हो जाता है कि अब माइटोकॉन्ड्रिया है तो उधर कणिका, कांड्रिया कणिका करके कनेक्ट करना है। कांड्रिया को कैसे कनेक्ट करना है, कणिका, अगर भूल गए तब की बात। क्योंकि कणिका में राइबोसोम छोटा छोटा कण जैसा रहता है तो कंफ्यूजन उसके साथ हो जाता है कि राइबोसोम को तो नहीं बोलते हैं कणिका, नहीं, कणिका किसको बोलेंगे, कांड्रिया को। कांड्रिया और कणिका। अब यहां से एक और बढ़िया हो जाएगा कि यही कणिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में माई का डीएनए पाया जाता है। पता है क्या पाया जाता है, माई का डीएनए। डीएनए कहने का मतलब जेनेटिक मटेरियल। तो एक तो केंद्रक में मिलता है सबसे ज्यादा डीएनए, कुछ नाम मात्र का डीएनए कहाँ मिलता है पूछा जाएगा तो माई के पास। क्लियर है? माई डिसाइड करेगी थोड़ा बहुत और। तो ये देखो यहाँ लिखा है डीएनए, दिख रहा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग में केंद्रक के अलावा और कहाँ मिलता है डीएनए पूछा जाएगा तो माई के पास है। माई से मिल जाएगा आपको डीएनए। इसको किसने खोजा था, इसको खोजा था रिचर्ड आल्टमैन ने। तो हमको याद रखना है बस, माई क्या बनाएगी, खाना।
इतना तो समझ आ रहा है। लेकिन खाना बनाएगी बिना आटा के बनेगा क्या? तो आटा मंगाएगी अपने मैन को, मतलब पतिदेव को। कौन? माई। माई क्या मंगाती है? माई माई खाना बनाना है तो क्या मंगाती है? आटा। किसको? मैन को। आटा मंगाएगी मैन को। तो मैं ट्रिक को लिख दिया हूँ साइड में। पिछले टाइम जो ट्रिक था वो थोड़ा सा कठिन था, इसलिए मैं इसमें कल और सोचा क्या और सरल किया जाए, तो ये मन में आया। तो आटा सरल है। माई खाना बना रही तो आटा चाहिए, तो आल्ट मैन। आल्ट मैन ने क्या किया था? इसका मतलब खोज किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया है, यही क्या है? ऊर्जा हाउस है, पावर हाउस है। कोशिका का क्या कहलाता है? ऊर्जा गृह या पावर हाउस। वायवीय श्वसन देख लिया, 36 से 38 एटीपी। आप 38 एटीपी को पहले दोगे, ऑप्शन में अगर 38 है तो 38 को पहले लोगे, 38 ऑप्शन में नहीं है तो 36 को लोगे। समझ आ गया क्या बोल रहा हूँ? पहले ही बता दिया हूँ। केवल कहाँ पाया जाएगा? यूकैरियोटिक, जो ज्यादा विकसित है वहीं पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ माई नहीं मिलेगा, तो प्रो में माई नहीं है, यू में माई है। प्रो में माई नहीं है, प्रो माई नहीं, प्रो माई नहीं है। कहाँ है? यू माई, यू माई, प्रो माई नहीं है। ऐसे करके याद रखोगे। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या पाया जाता है? डीएनए बता दिया, केवल माँ का डीएनए, क्योंकि पिताजी और माताजी का डीएनए रहता है आपके डीएनए में मिक्सर। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में झांकोगे तो माता के डीएनए से थोड़ा मैच खाता है, इसलिए उसको माँ का डीएनए भी बोल दिया जाता है। संगठन क्या होगा फिर से कि ये माइटोकॉन्ड्रिया किसका बना है? तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या इसका बना है? प्रोटीन, फास्फोलिपिड, आरएनए और डीएनए। आरएनए डीएनए तो बता ही दिया था, बस ये ध्यान रखो। प्रोटीन देख लो, प्रोटीन के बिना आपका ग्रोथ हो पाएगा क्या? कोशिका का प्लाज्मा झिल्ली किसका बना था? प्रोटीन का। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है? प्रोटीन। मतलब पूरा शरीर में अगर आपको ग्रोथ करना है, कोशिका चाहिए, तो बिना प्रोटीन के हो नहीं पाएगा, इसलिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। और प्रोटीन आया कहाँ से? न्यूक्लिक अम्ल से, बताया था कल केमिस्ट्री में। तो प्रोटीन आया न्यूक्लिक एसिड से, और न्यूक्लिक एसिड आया नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन के बिना आप क्या नहीं कर पाओगे? ग्रोथ नहीं कर पाओगे। आ गया समझ में? तो रातों रात ग्रोथ करना है, नाइट ऐसे करके याद किए थे, नाइट से रातों रात ग्रोथ करना है तो आपको नाइट्रोजन चाहिए, तभी तो प्रोटीन के साथ आपका क्या बनेगा? माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा, प्लाज्मा झिल्ली बनेगा। आया कि नहीं आया समझ में? तो यहाँ प्रोटीन पाउडर फिर से याद रख सकते हो कि ऊर्जा गृह भी किससे बना है? प्रोटीन पाउडर से। कि प्रोटीन पाउडर से आपको क्या मिलेगा? ऊर्जा गृह। लिपिड से आपको क्या मिलेगा? ऊर्जा गृह। ठीक है। अब इसमें और एकदम डीप में जाओगे तो जाना नहीं चाहिए, लेकिन देख ले रहा हूं इसके अंदर में क्या क्या मिल रहा है। देखो 2 लेयर मिलता है, ये पूछा जा सकता है। एक बाह्य लेयर है और एक क्या है? ये देख रहे हो, ये वाला क्या है? आंतरिक लेयर। क्लियर? तो ये बाह्य लेयर है और ये आंतरिक लेयर। आंतरिक लेयर में ऐसे मैट्रिक्स बना रहता है, चलो बोलो खीरा टाइप। ठीक है। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन 2 हो गया। अब इसमें अंदर में और मिल रहा है आपको क्या? राइबोसोम। क्योंकि जहां डीएनए वहां राइबोसोम, दोनों मिलेगा। क्योंकि जैसे केंद्रक में डीएनए था वहां राइबोसोम मिल रहा था, यहाँ भी डीएनए और राइबोसोम, ये मैट्रिक्स है। इनर मेम्ब्रेन स्पेस, सिस्टेज, ग्रेन्यूल्स, यही आपका पूरा क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। एटीपी सिंथेसाइज पार्टिकल। और ये निकाल के इसको देता है फिर कोशिका को, और कोशिका इसका यूज करता है। गोल्जी क्या पढ़े हो? गोल्जी चल जी, गोल्जी चल जी। तो जैसे ही राइबोसोम बाहर निकलता है केंद्रक के बाहर, याद करो ये केंद्रक है, उसमें से राइबोसोम क्या निकला? बाहर। और कहाँ चिपक जाता है वो? अंतःपद्रवी जालिका में। ठीक है। तो अंतःपद्रवी जाली पहले पढ़ लेते हैं, दोनों बस को और पढ़ाऊंगा फिर हो गया। अरे कुछ नहीं है, एक एक बार पढ़ू घर में जाके, आरू सरल है। तो अंतःपद्रवी जालिका क्या था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? इसको किसने खोजा था? अल्बर्ट क्लाउड और कीथ पार्टर ने। क्लियर? तो अंतः उपद्रवी, उपद्रवी करके याद रखोगे। उपद्रवी बच्चा है वो कहा जाता है हमेशा पार्टी में। कतनो मना कर ले, आज फिर पार्टी करेंगे, ये मैं हूं, ये मेरे दोस्त हैं और ये हमारी पार्टी चल रही है, ऐसे वाला देखे हो कि नहीं देखे हो? तो वही है कि उपद्रवी लोग क्या करते रहते हैं? पार्टी करते रहते हैं। और क्लाउड, क्लाउड मतलब सिगरेट वाला, पार्टी में डांस करेंगे और लाउड स्पीकर बजाएंगे, ऐसा करके याद रख लो ना कि पार्टी में गए। और क्लाउड भी याद रख सकते हो, क्लाउड पूरा ऐसे है, क्योंकि बिना नशा के कहाँ पार्टी होता है आजकल। तो एक तो क्लाउड बनाएंगे, एक तो लाउड स्पीकर बजाएंगे। तो ऐसे करके याद रख लेना, पार्टी और क्लाउड क्या हो जाएंगे? उपद्रवी बच्चा का पहचान है। तो उपद्रवी बच्चा क्या करेगा? पार्टी में जाके क्लाउड बनाएगा, धुआं धुआं करेगा या लाउड स्पीकर बजाएगा। ये हो गया खोज याद। कि कार्य क्या है? अंतःकोशिकीय परिवहन। इसका अर्थ क्या समझे?
हाँ, अंतःकोशिकी परिवहन, हाँ, क्या चीज? हाँ, तो अंदर के अंदर क्या करता है, ये परिवहन करता है अंदर के अंदर। जैसे यहाँ से क्या निकला था, राइबोसोम। अब ये राइबोसोम बाहर आके क्या हो गया, चिपक गया। अब बाहर में आके चिपका, तो जहां चिपका उसको क्या बोलोगे आप, रफ। और जहां नहीं चिपका उसको क्या बोलोगे, स्मूथ। तो दो प्रकार का है, एक स्मूथ हो गया और एक क्या हो गया, रफ। अब राइबोसोम ये देखो रफ वाला है, वो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। राइबोसोम का काम ही क्या है, प्रोटीन बनाना। अब वो प्रोटीन तो बना दिया, लेकिन वो खुद बना के बनाता बस है, ट्रांसपोर्ट वगैरह कुछ नहीं करता है। बावर्ची है आपका राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, बावर्ची। बना के ऐसे फेंक देगा। अब वहां से वेटर है, कौन है वेटर? वेटर कौन है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेटर प्लेट में मस्त सजाएगा क्लियर है, मतलब उसको पैक करेगा। प्लेट में सजा के किसके पास भेजेगा, वो जोमेटो वाले के पास गोल्जी काय के पास। तो ये होटल में ट्रांसपोर्ट किया है, अंदर के अंदर में। कोशिका से बाहर गया क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है अंदर के अंदर ही ट्रांसपोर्टिंग करता है, पैकिंग करेगा और ट्रांसपोर्ट करके किसको देगा, गोल्जी बॉडी को। आ गया समझ में? तो ये वेटर जैसा है, कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपद्रवी जालिका, अंदर के अंदर काम करेगा ये। अब उसके बाद ये लान के किसको दे दिया, गोल्जी बॉडी को। गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या था, ये अंतःकोशिकी परिवहन कर रहा है, क्या कर रहा है? कितने प्रकार है, दो प्रकार। जो रफ वाला है वो किसके निर्माण में सहायता कर रहा है, क्योंकि उसमें राइबोसोम है। राइबोसोम क्या बना रहा है, प्रोटीन। तो जो रफ वाला है वो प्रोटीन निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। आया समझ में? और जो स्मूथ वाला है वहां राइबोसोम है क्या, तो प्रोटीन नहीं बनाया गया है। चिकना क्या रहता है आपका, वसा। तेल जैसे फिसलता है तो चिकना रहता है आपका वसा। तो ये क्या करेगा, वसा और स्टेरॉइड के उत्पादन में सहायक होता है, कौन, स्मूथ। चिकना रहेगा आपका वसा। तेल वगैरह देखे हो नहीं देखे हो, चिकना रहता है। तो ये लिपिड और वसा के निर्माण में कौन है सहायक, स्मूथ वाला। और रफ वाले के पास राइबोसोम है, तो वो प्रोटीन निर्माण में सहायक है। समझ आ गया क्या चल रहा है? और वही रफ वाला क्या करेगा, फिर अंदर के अंदर क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, ट्रांसपोर्टिंग करेगा, किसको, गाल्जी को। अब गाल्जी क्या बोलते हैं, चलजी। गाल्जी क्या बोलते, चलजी। ऐसे करके याद रखना, गाल्जी बोलते चल जी। मतलब चल जी कहाँ जाना है, आप जोमेटो जहां भी भेजना है भेज देगा, एक घर से दूसरे घर। कहने का मतलब इस कोशिका में जो भी प्रोटीन बना, अगर कहीं दूसरे जगह जरूरत है तो गोल्जी बॉडी उसको पैकिंग करेगा। तो प्रॉपर पैकेजिंग सिस्टम किसका चलता है आपका, पैकेजिंग किसका चल रहा है, गोल्जी बॉडी का। अरे गोल्जी पैक करके उसको कहाँ पहुंचाएगा, दूसरे कोशिका को जरूरत है तो दूसरे कोशिका के पास, बॉडी के दूसरे हिस्से में जरूरत है तो दूसरे हिस्से में, कुछ भी हो सकता है वो, प्रोटीन या लिपिड या वसा जो भी जरूरत है उसको एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पहुंचाने का काम किसका रहता है, गोल्जी बॉडी का। पैकेजिंग करेगा, कुछ जोड़ना है तो उसका विनिर्माण भी करता है। प्रोटीन तो राइबोसोम ने बना के भेज दिया, लेकिन बाकी और कुछ उसमें ऐड करना है, लिपिड ऐड करना है और कुछ भी ऐड करना है, तो वो एडिशन कहाँ होगा, यही पैकेजिंग सिस्टम में। उसमें टेप चिपकाना है कि और कुछ भी करना है, वो सब काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। क्लियर है? इसलिए मदर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मदर। मदर क्यों बोलते होंगे, कहीं बाहर गए हो, मम्मी गांव जाऊं वो, तो मम्मी गांव जाके पहली बैग पैक करते। बैग पैक कौन करी, मम्मी। तो बैग पैक करने वाले हैं आपके गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी चल जी, तो चल जी मतलब पैकेजिंग। पैकेजिंग विनिर्माण सब काम कौन देखता है, गोल्जी बॉडी। इससे मदर बोलेंगे इनको, गोल्जी बॉडी को। माई को मदर नहीं बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया अलग है और ये अलग है। दोनों में अंतर समझ आ रहा है क्या, क्या बोल रहा हूँ? अब पढ़ के सुना देता हूं आपको, ये ठीक है। आरबीसी में एवं शुक्राणु में क्या अनुपस्थित होता है, ये भी फैक्ट आप ध्यान रखो। क्या नहीं है, अंतःप्रद्रवी जालिका। तो शुक्राणु में जरूरत नहीं है यार, स्पर्म सेल दिखाया था उसमें जरूरत नहीं है, इसलिए क्या नहीं मिलता है उसमें, शुक्राणु में और आरबीसी में क्या नहीं मिलता है आपका, अंतः उपद्रवी जालिका। क्लियर है? आरबीसी मतलब खून, रेड ब्लड सेल, और शुक्राणु ये दोनों उपद्रवी नहीं है, बाकी कोशिका उपद्रवी है। क्लियर है? तो स्पर्म सेल जो सबके छोटा है, यही था क्या, सबसे छोटा वाला, छोटा वाला बच्चा उपद्रवी नहीं है बड़ा वाला है। क्लियर है? तो छोटा वाला जो है, छोटी कोशिका है सबसे, क्या, स्पर्म। सबसे बड़ी क्या था, ओवम। याद है कि नहीं है? सबसे लंबी
न्यूरॉन। क्लियर है? तो सबसे छोटी कोशिका वो उपद्रवी क्या नहीं है, उपद्रवी नहीं है। मतलब स्पर्म में क्या नहीं मिलेगा आपको, शुक्राणु में क्या नहीं मिलेगा, अंतःपद्रवी जालिका नहीं मिलेगा। और खून भी उपद्रवी नहीं है, खून भी नहीं है, आरबीसी भी नहीं। तो खून नहीं है और छोटी कोशिका जो स्पर्म नहीं है उसमें नहीं मिलता ईआर। बाकी स्मूथ ईआर और खुरदरी के पास क्या है उसका, राइबोसोम, इसलिए किस निर्माण में सहायक है, प्रोटीन निर्माण। अंतक पास नहीं है राइबोसोम नहीं है, लेकिन चिकना क्या है, लिपिड वसा स्टेराइड के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। हो जाएगा इतना। गाल्गी बॉडी बस कुछ नहीं है, एक कोशिका से दूसरे कोशिका में क्या करता है ये बताया अभी, परिवहन करेगा तो पैकेजिंग भी करेगा, विनिर्माण करेगा। विनिर्माण मतलब फिर से बनाना, फैक्ट्री जैसा काम है। क्लियर है? जैसे फैक्ट्री में चिप्स बनता है वैसे यहाँ छोटा मोटा और एडिशन करना है तो वो काम करेगा। पैकेजिंग कार्य करेगा कौन, गाल्जी बॉडी। गाल्जी चल जी मतलब पैकेजिंग, चल जी मतलब पैकेजिंग, ऐसे करके याद रखोगे। और पैकेजिंग कौन करेगा, कौन करेगी, मदर। इसलिए कोशिका का मदर, कोशिका की मम्मी ऐसे करके बोलना चाहिए, कौन है आपके, गोल्जी उपकरण। ये अर्धवृत्ताकार या सपाट थैली जैसा संरचना होता है, थैली। क्लियर है? जिसको सिस्टर्नी भी बोलते हैं। ठीक है? तो क्या है आपका मदर सिस्टर्नी, गाल्जी का है उपकरण। क्लियर है? इतना रखते हैं, बाकी हम लोग मंडे को करेंगे। ठीक, अब 10 मिनट ब्रेक है, फिर हम लोग मिश्र धातु पढ़ेंगे। आज का टाइम टेबल ऐसा है कि बताया था ना कि अभी बायोलॉजी 10 मिनट ब्रेक, फिर मिश्र धातु सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग भी पढ़ो मिश्र धातु, फिर बाकी बच्चों का टेस्ट होगा, नए बच्चों को छोड़ के, उनका दूध भात है। नवा जा रहे तो टेस्ट नहीं लेकर आएगा थे, नहीं भाग जी थे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी टेस्ट से ज़्यादा जरूरी पढ़ना सीखना है, इसलिए इस शनिवार को पढ़ना सीखेंगे, हम पढ़ेंगे और नोट्स बनाना सीखेंगे। तो बाकी जो बच्चे हैं प्रयोगशाला दे रहे हैं और बाकी पहले से जुड़े हैं, उनका टेस्ट होगा बायोलॉजी और केमिस्ट्री का। ठीक है? तब तक इनका क्या हो जाएगा, इनसे मैं बात करूंगा, फिर आपका टेस्ट हो जाएगा, फिर उसका सॉल्यूशन देंगे और आपका छुट्टी। ठीक, चलो 10 मिनट ब्रेक।